बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी है स्मॉग, जिससे हर कोई अफेक्ट हो रहा है। एक तरफ कोरोना थे, कोरोना की सेकंड वेव आई है, कोरोना के पेशेंट्स भी हमें ऑन रिकॉर्ड नजर आने शुरू हो गए हैं। तकरीबन 700 से ऊपर केसेस कोरोना के रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन अब आ गई है स्मॉग, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर्स का रुख कर रहे हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि स्मॉग की वजह से बीमारी हो रही है या फिर कोरोना की वजह से कोरोना का शिकार तो नहीं है। तो ये सूरत हाल है। और लाहौर जो कि आलूदगी में एक माह के अंदर 7 मरतबा जो है वो टॉप पोजीशन हासिल कर चुका है। और किसी काम में तरक्की की है या नहीं, लेकिन लाहौर की फजा ने 7 मरतबा टॉप पोजीशन जरूर हासिल की है। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक तरफ गाड़ियों का धुआं है, जिसकी वजह से ये स्मॉग जिसमें इजाफा हो रहा है, एहतियात नहीं की जा रही है। अगर इसकी अलामात की बात करूं तो आंखों में जलन होती है और नज़ला जुकाम होता है, बुखार होता है, फ्लू होता है। ये सब अलामात हैं जो कि स्मॉग की बताई जाती हैं। लेकिन ये इंसानी जिंदगी को कम कर देता है। अगर इसके असरात की बात करें तो इससे आपकी आंखों की बिनाई उसको बहुत बुरी तरीके से ये मुतासिर करता है। आए रोज हम टेलीविजन पर बताते हैं कि स्मोक से हिफाजत करें, खुद को कवर रखें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले। लेकिन फिर भी जो हुकूमती सतह पर जो इकदाम किए जा रहे हैं, और हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, क्या कुछ किया जा रहा है नेशनली भी, इंटरनेशनली भी, लोकली भी और प्रोविजनल लेवल पर क्या किया जा रहा है। मैं अपने जो गेस्ट है उनका तारुफ आपके साथ करवाती चलूँ तो जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी, चेयरमैन एनवायरमेंटल कमीशन, हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में। इसके अलावा अहमद राफे आलम जो है वो माहिर है माहौलियाती कवानीन, और इसके अलावा डॉक्टर जावेद हयात, माहिर अमराज, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। अहमद राफे साहब की जानिब में आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हर साल केसेस रिपोर्ट होते हैं स्मॉग से। मुझे ये बताइएगा कि ऑलमोस्ट अभी तक अब 7 मरतबा लाहौर एक माह के अंदर 7 मरतबा सबसे पोल्यूटेड शहर जो है उसमें आ चुका है। मैं WHO की एक रिपोर्ट, एक कोटेशन भी मैं आगे चल के कोट करूंगी। मुझे पहले ये बताएगा कि अभी तक आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं कि कितने लोग इससे मुतासर हुए हैं और इनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे अभी जिक्र किया कि लाहौर 7 मरतबा दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन चुका था। हमारा दिल्ली के साथ मुकाबला था, कभी वो पहले नंबर पे, कभी हम पहले नंबर पे जाते रहे। और ये भी हकीकत है कि स्मॉग की वजह से बहुत से लोगों को सांस की बीमारियां होती हैं, इसके मतलब कोई शक नहीं है। और एक हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लाइक सो मैनी अदर थिंग्स कोई सही डाटा मौजूद नहीं है जिसकी बना पे ये कहा जा सके कि लोग ज़्यादा क्यों इस स्मोक की वजह से बीमार होते हैं। सिम्टम्स, इनिशियली सिम्टम्स क्या है अगर आप स्मोक से अफेक्टेड हैं? जैसे आपने अभी जिक्र किया, इसके जो सिम्टम्स हैं वो आंखों की जलन, नाक की खराश, स्किन की जलन से लेके सांस की बीमारी। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको सांस की तकलीफ है, जैसे एस्मा है या COPD वगैरह है, उनके लिए सांस की तकलीफ बहुत उनके लिए बढ़ जाती है। बच्चों में भी ये तकलीफ बढ़ जाती है और इसके साथ चेस्ट इन्फेक्शंस का जो होता है वो चांसेस भी बढ़ जाते हैं कुछ लोगों में जो सेंसिटिव होता है इस काम के लिए। ये जब पोल्यूशन लेवल अभी आप दिखा रहे थे, लाहौर का जो इंडेक्स है वो 180 के करीब है, 150 से ऊपर चला जाए तो वो अनहेल्दी हो जाता है। तो उसमें ये जब सांस की बीमारी और खांसना, बहुत से लोग खांसी जो होती है ना, जिसे खुश्क खांसी कहते हैं, वो इस पोल्यूशन की वजह से, इस स्मॉग की वजह से होती है। वो उन लोगों में जिनको एस्मा भी नहीं है, उनमें भी खांसी की जो शिकायत है वो बढ़ जाती है इस स्मॉग की वजह से, स्मॉग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। अच्छा, हमारे साथ अहमद राफे भी हैं, माहिर माहौलियाती कवानीन है, इंटरनेशनली जो है अच्छा खासा नाम है। सर बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि हमारे यहाँ पर क्या इकदामात, जो कवानीन बनाए गए हैं हवा को कंट्रोल करने के लिए, और हवा को जो इतनी पोल्यूशन है इसमें, क्योंकि अगर मेरे पास हाई कोर्ट की जो प्रेडिक्शंस है वो है, कमेटीज जो बनाई गई, तकरीबन पंजाब में 10,000 कमेटीज बनाई गई हैं स्मोक के तदारू के लिए। कमेटियां बनाई गई जो कि काम भी कर रही हैं और हाई कोर्ट की हेयरिंग भी होती रही है इस पर, और कोई खातिर ख्वाह हमें कोई इकदाम नजर नहीं आए हैं। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये माहौल जो है, साफ माहौल एक बुनियादी हक है। ये हमारे आइन के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने के फैसलों के तहत ये एक बुनियादी हक है कि हमारी फिजा, हमारा पानी जो है वो आलूदगी से भरा ना, पाक हो। बिल्कुल। तो इसके नीचे पंजाब माहौलियाती कानून बना है, ये बड़ी देर से बनता आ रहा है, और इस माहौलियाती कानून के नीचे हवा के हवाले से 2 किस्म के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं।
एक जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, इसको पॉइंट सोर्स इमिशन कहते हैं। इसके लिए पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रियल इमिशंस हैं, जिससे इस धुएं में जो शिद्दत है उसके मुख्तलिफ लिमिट्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो बाहर की हवा है, जो एम्बियंट एयर इसे कहते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड भी पंजाब एनवायरमेंट क्वालिटी ने सेट किया हुआ है। और ये 9 मुख्तलिफ पोलूटेंट्स जो हैं, मुख्तलिफ आलूदगियाँ जो हैं, उसकी मॉनिटरिंग होती है और उसकी बुनियाद पे हमें पता चलता है कि बाहर की हवा जो है वो सेहतमंद है कि नहीं है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ मेडिकल के हवाले से कहना चाहूँगा कि WHO ने कहा है कि एयर क्वालिटी की वजह से अब जो जैसे PM 2.5 जो पोलूटेंट है वो इतना छोटा दाना होता है आलूदगी का कि वो क्या कहते हैं फेफड़ों के जरिए ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी आज यही है लाहौर का। जी बिल्कुल, और ये फेफड़ों के जरिए ब्लड स्ट्रीम में आ सकता है, और ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तो फिर बॉडी के हर ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकता है। और साथ साथ में ये PM 2.5 अपनी जगह जो कोयला और डीजल जलाने से NO2 गैस पैदा होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब हवा से या नम हवा से जब मिलती है तो ये नाइट्रिक एसिड बन जाती है, और ये जब फेफड़ों में जाता है और ये जब हमारे फेफड़ों के अंदर जो नमी है उसके साथ मिलता है तो ये इट बिकम्स एसिड और हमारे फेफड़ों को जलाता है। तो देयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्थ इम्प्लीकेशंस, और ये काफी डेंजरस चीज है, काफी डेंजर चीज है। अच्छा, आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया, तो इन 2012 ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की है, रिसर्च के इन 2012 around 7 million people died, 1 in 8 of the total global deaths as a result of air pollution exposure. This finding more than doubles previous estimate to confirms that air pollution is now the world's largest single environmental health risk. ये 2012 में ऐसा हुआ था कि तकरीबन डेथ हुई 7 मिलियन, और उनमें से 1/8 जो है वो इस एयर पोल्यूशन की वजह से हुई हैं, और अब ये डबल रेशो तक जा सकता है। ये अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने जिस तरह बताया कि कमेटीज बनाई गई हैं, इस पर काम भी कर रहे हैं, और जो मेरे पास है फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसके मुताबिक तकरीबन हर साल ये 2017 से 2015 से ये सिलसिला शुरू होता जा रहा है, और अब तो हद निगाह 0 हो जाती है। मोटरवे बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा देखिए कि रात के टाइम ट्रैवल करने से भी मना किया जाता है कि आप रात के टाइम ट्रैवल ना करें, घरों से बाहर ना निकलें। बहुत सी जो हमारी एक नॉर्मल लाइफ है उसको डिस्टर्ब करता है। हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए गए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए अभी तक? एक्चुअली ये एयर पोल्यूशन जो प्रॉब्लम है ये पिछले 1-2 साल की नहीं है, तो बड़ी देर से हमें पता है। अब राइज बहुत ज्यादा इसका हो गया है। 2005 में पंजाब क्लीन एयर एक्शन पाकिस्तान क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम ने जो हवाई आलूदगी के मसले हैं उनको आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद एक लाहौर हाई कोर्ट का केस भी है सईद मंसूर अली शाह बनाम हुकूमत पंजाब, जिसके अंदर दोबारा जो हवाई आलूदगी के मसले मसाइल हैं उनकी तफसील दी गई थी। उसके बाद दोबारा लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्मॉग कमीशन मुकर्रर की, जिसने 2018 में अपनी रिकमेंडेशंस और रिपोर्ट भी जमा की। उसकी बुनियाद पे पंजाब की एक स्मॉग पॉलिसी भी है जिसके तहत मुख्तलिफ किस्म के इकदाम की तफसील दी गई है। अच्छा, इसके बावजूद सिर्फ कमेटियां बन रही हैं, लेकिन इन सारे डॉक्यूमेंट्स के तहत जो चीज़ हमें बताई जा रही है वो ये है कि सबसे बड़े जो मुलव्वस हैं इस हवाई आलूदगी में ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। हमारा जो पेट्रोल और डीजल जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाता है, ये तकरीबन 45% सालाना तौर पे जो हवाई आलूदगी है उसका जिम्मेदार है। इसके बाद क्या कहते हैं सनत और बिजली की पैदावार जो है, इससे बहुत हवाई आलूदगी पैदा। अच्छा, सारी दुनिया कोयले से बिजली को आगे शिफ्ट कर रही है, उसको सोलर एनर्जी की तरफ आ रही है, और हम सस्ती बिजली पैदा करने के लिए कोयले की तरफ चल रहे हैं, जो कि ये इनकरेक्ट। इस वक्त नेपरा के टैरिफ्स के तहत रिन्यूएबल एनर्जीज, विंड और सोलर जो हैं वो थर्मल और कोल और हाइडल एनर्जी से कम कीमत पे आपको मिल सकती हैं। लेकिन उससे पोल्यूशन कितना होगा ये कोयले से जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं? आप बताएं जी, 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हमने साइन किए हुए इन कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के साथ, तो ये हवाई आलूदगी तो हमारा मुस्तकबिल ही है। फिर डॉक्टर साहब, फ़ज़ाई आलूदगी इतनी आपकी तरफ आऊंगी कि जो हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, जो लाहौरी हमें देख रहे हैं, अब इस फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या किया जाए? क्योंकि अब जो काम है वो तो करने हैं, रोक तो सकते नहीं है ज़िंदगी को। जी, कोरोना के जहाँ पे बहुत से नुकसानात हुए हैं, और उसका एक ये भी पॉजिटिव पहलू ये हो सकता है कि लोगों ने मास्क पहनने की एक थोड़ी सी आदत बन चुकी है। बेस्ट तो तरीका यही है कि स्मोक के इस लेवल को, जो पोल्यूशन लेवल है, उसको कम किया जाए। और अगर वो नहीं है तो जब आप बाहर निकलें तो आप मास्क पहनें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपकी कोई और बचत नहीं है। फिर यह है कि आप जब स्मोक बहुत से लेवल बढ़ जाता है तो जिन लोगों को सांस की तकलीफ है
या जिन लोगों को डॉक्टर इन्होंने एमर आफिस साहब ने बड़ा अच्छा उसके मतलब बताया कि ये बहुत सी इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं सांस के अलावा भी। इसमें जो हार्ट की प्रॉब्लम पड़ जाती हैं, लोगों को अल्जाइमर डिजीज होती है, कैंसर हो जाता है, इस हद तक कैंसर भी हो सकता है, बहुत सी बीमारियां इसकी वजह से हो सकते हैं। सो उनके बचने का एक ही तरीका है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आपको किसी का, तो आप बाहर ना निकलें, आम बाहर ना निकलें। और जो लोग बाहर एक्सरसाइज करते हैं वो उस एक्सरसाइज को, जब पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है तो वो एक्सरसाइज नहीं करें। और दूसरा कि आप हर वक्त मास्क पहने, ख़ासतौर पे जो मोटर बाइक्स पे जाते हैं उन लोगों को इनका मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो एक हमारी एक आदत सी बन चुकी है कोरोना में, एपिडेमिक में, तो उसको अगर हम कंटिन्यू रखें कि स्मोक के जो 2-3 महीने और हैं उसमें भी इसको जारी रखें, ना सिर्फ कि हम कोरोना से बचत होगी बल्कि स्मोक से भी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जो गर्म पानी का इस्तेमाल बार बार कहा जाता है डॉक्टर्स की जानिब से, किसके लिए? कोरोना की बात? कोरोना के लिए और गले को साफ करने के लिए, ये एयर पोल्यूशन से भी। देखें आप, कोरोना में हमें 8-9 महीने हो चुके हैं। शुरू में हर तरह के टोटके बताए जाते थे जिसमें यह था कि गर्म पानी पे गर्म है, गर्मी से 38 टेम्परेचर पे वायरस मर जाता। ये सब टोटके हैं। अब 8-9 महीने के बाद हमें इनका छोड़ देना चाहिए कि किसी किस्म की दुनिया भर से कोई भी ऐसी इत्तला नहीं है, कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो इसको साबित कर सके। हाँ, स्मोक के लिए कि जो पार्टिकल्स जो PM जिसका 10 से ज़्यादा होता है वो आपके गले में फंस जाते हैं। आप उसको अगर वॉश करना चाहते हैं वो उसमें ज़ाहिर है उसमें इफेक्टिव होगा, कि बल्कि ये बेहतर है कि शाम को जब आप घर आएँ दिन भर के, तो पहले जो पुराने तरीका होता था आप गरारे करें, नमक के गरारे करें, तो आपकी जो पोल्यूशन है वो गले से निकल जाएगी और नाक में से, जिस तरह वजू करते हैं नाक के अंदर से, क्योंकि वो स्टिक कर जाते हैं, जो हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको ये इफेक्ट करते हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं। बिल्कुल। जो 10 के करीब होते हैं वो गले में, और नाक के जो 2.5 वो नीचे लंग्स के अंदर चले जाते हैं, उससे भी कम है वो आपके खून में चले जाते हैं, पूरी बॉडी में जाते हैं। ब्रेन से लेके ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन के जरिए वो सारे जिस्म में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद, हमने कंट्रोल करने के लिए इसको ये पॉलिसीज बनाई गई थी कि जिग-जैग टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म किया जाएगा, पेट्रोल जो यूरो 5 पर किया जाएगा, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ये कहा गया था कि वो पाकिस्तान में चलाई जाएंगी ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा प्राइम मिनिस्टर साहब का खुद, ये सारी स्टेप्स लिए गए थे इसको कंट्रोल करने के लिए। कितने पर अमल दरामद हुआ है? देखिए, दरख्त लगाना बहुत अच्छा काम है, माहौल के लिए अच्छा है, लेकिन दरख्तों से हवा साफ नहीं होती अगर आप 30 साल पुराने बेडफोर्ड के ट्रक डीजल पे चला रहे हो। ये बात समझने को है। देखिए, यूरो 5 का जो स्टैंडर्ड है वो अब नोटिफाई हो चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियों का पेट्रोल आता है वो अब यूरो 5 का होगा, लेकिन अभी तक इंपोर्टर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक ये स्टैंडर्ड जो है हमें पता नहीं है ये किस तरह कंज्यूमर तक पहुंचेगा। ये एक बहुत अहम और बहुत, मैं समझता हूँ, अच्छा कदम है। अगर इसकी इन्फोर्समेंट हो सके हम फ़ज़ाई आलूदगी के अंदर कमी देख सकेंगे। हमारी गाड़ियाँ जो है वो क्या अफोर्ड करेंगी ये ऑयल, क्या हमारे इंजन्स जो बन रहे हैं? देखें जी, आप जितनी ज़िंदगियों को अफेक्ट हो रहा है, अगर उनकी मैं क्वांटिफिकेशन आपको दे दूं, इस वक्त लाइफ एक्सपेक्टेंसी लाहौर में 5 साल कम हो रही है हवाई आलूदगी की वजह से। तो अगर आप इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स मेरे सामने रखेंगे तो मैं कहूँगा जी द ह्यूमन लाइफ इज़ फार मोर वैल्यूबल। देखें जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी पास हो चुकी है। 2 व्हील, 3 व्हील और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ अब पाकिस्तान के अंदर बन सकती हैं और इम्पोर्ट भी हो सकती है, और इंशाल्लाह ये काम शुरू हो जाएगा। ये भी बहुत अहम काम है ताकि 2030 तक 30-40% जो इस वक्त एग्जिस्टिंग स्टॉक है कंबस्शन इंजन्स का, वो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर ट्रांसफॉर्म हो जाए तो हवाई आलूदगी में काफ़ी कमी आ सकती है। तो इस पॉलिसी को हमें समझना चाहिए, उसे आगे ले जाना चाहिए। अच्छा, ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मगर इसके साथ जो हम कहते हैं ना सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, उसको भी, उसमें भी इन्वेस्टमेंट होनी पड़ेगी, वरना ये पॉलिसी सही तरह चलनी पड़ेगी। और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है यूरो 5 पेट्रोल की नोटिफिकेशन के साथ। पॉलिसी अगर इस पॉलिसी पर चले, लेकिन इम्प्लीमेंट भी तो करवाना काम है ना। अगर गवर्नमेंट की तरफ से, आप जैसे कहा कि इस सेक्टर पर अगर तवज्जो दे रहे हैं और एनवायरनमेंट पर तो खान साहब खुद तवज्जो दे रहे हैं, तो फिर इम्प्लीमेंट करवाना भी तो काम है। जी बिल्कुल, लेकिन इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिए गए हैं, तकरीबन 0 इंपोर्ट और टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को एक रीजनल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब तस्वर किया जा रहा है।
तो इसमें अगर फोकस डाला जाए और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ सही तरह की डिज़ाइन की जाएँ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाकर एक्सपोर्ट भी कर सकता है। एक्सपोर्ट भी कर सकता है सर, इतना सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि मुझे अभी तक आपकी बातों में सिर्फ पॉजिटिविटी नजर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने मसाइल क्यों, हमारा पोल्यूशन इंडेक्स अभी भी इतना हाई क्यों है, आखिर बुनियादी वजह क्या है, जानेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम टॉप स्टोरी में खुशामदीद बोलेंगे और स्मॉग पर हम बात करें और स्मॉग ने तो क्रिकेट को भी मुतासर कर दिया है। खैर वजूहात अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान, खासतौर पर पंजाब, लाहौर की बात करें तो वजूहात में आता है जी ट्रांसपोर्ट के धुएं की वजह से, उस पोल्यूशन की वजह से तकरीबन 43% अगर स्मॉग है तो वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है। सनतों से जो धुआं उठता है वो 25% हमारी हवा को डैमेज करिए। इसके अलावा ज़रात, जो फसलों को जला दिया जाता है, बकाया जाता है, वो तकरीबन 20% है। अहमद राफी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये बार बार कहा गया, हमें बराबर करवाया गया, जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं जी इंडिया की वजह से हम स्मॉग फेस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में फसलों को जला दिया गया एक बहुत बड़ी मिकदार में। इस वजह से इंडिया भी ये फेस कर रहा है प्रॉब्लम और ये पाकिस्तान भी फेस कर रहा है। तो इस पहले तो ये बताइए इस कॉन्स्पिरेसी में कितनी हकीकत है, एंड सेकेंडली पाकिस्तान के अंदर अब फसलों के बकायाजात को जलाने के हवाले से कोई अभी तक कोई इनिशिएटिव लिया गया? जी सबसे पहले ये समझने की बात है कि यहाँ कुदरती तौर पे जो मौसम चलते हैं ना, उनके पीछे हवाएं चलती हैं। तो बरसात का जो मौसम है उस वक्त जो हवा चलती है, ये इसको ईस्टर्ली विंड कहते हैं, ये हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान हवा चलती है। और फिर सर्दी के मौसम में ये दूसरी तरफ मगरिब की तरफ, इसको वेस्टर्ली विंड बुलाते हैं। तो इस वक्त जो इस खित्ते के ऊपर से हवाएं चल रही हैं वो हिंदुस्तान के ऊपर चल रही हैं, वो उस तरफ चल रही हैं। तो हाँ, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए हवा इधर उधर हो सकती है, मगर बाय एंड लार्ज वेस्टर्ली विंड्स हैं। हमारा जो हम जो फसलें जला रहे हैं उनका धुआं हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है। इस कंस्पिरेसी में कोई सच नहीं है। देखें, ये जो फसलें जलाने का प्रोसेस है या तरीका है, ये सदियों से चलता आ रहा है। साल में 2 दफ़े, एक तो अप्रैल मई में और फिर ये अक्टूबर नवंबर में 2-3 हफ्तों के लिए फसलें जलाई जाती हैं ताकि अगली फसल जो है वो लगाई जा सके। इसमें अगर किसानों को थोड़ी सी मदद दी जाए, जो मल्चिंग मशीन्स होती हैं वो फिर क्या कहते हैं ज़मीन को उखेड़ के क्या कहते हैं दोबारा फसल के लिए तैयार कर सकते हैं। हाँ। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स मौजूद या बनाए जा सकते हैं। ये मशीनें जो हैं ये तकरीबन 20 लाख रुपए की आती हैं, आपको ढेर सारी मशीनें चाहिए होंगी, मगर देखें उसका फायदा तकरीबन 20 लाख रुपए अब लाए कौन, गरीब किसान बेचारा क्या करे? देखिए, इसके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे ब्रिक किल्न, जिगजैग ब्रिक किल्न्स भी जो हैं वो 20-25 लाख रुपए के मिलते हैं, मगर उसके नतीजे में जो क्या कहते हैं किल्न का मालिक होता है, उसको एक तो प्रोडक्शन की वैल्यू ज्यादा मिल जाती है और उसको बिजली का जो खर्चा है वो कम होता है उसका। सिमिलरली मल्चिंग से आपको बायो प्रोड्यूस मिल सकता है, आपकी फसलें दोबारा जल्दी से लग सकती हैं, इनके फायदे भी होते हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए ये इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जैसे जिगजैग ब्रिक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब बैंक के लोन्स के जरिए लोगों को जिगजैग ब्रिक एजुकेशन ना, उन्हें किसानों को एजुकेट किया जाए, बताया जाए, क्योंकि किसानों में पंफलेट भी तकसीम किए गए हैं, लेकिन गरीब किसान बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, एक फिटनेस सर्टिफिकेट मुझे याद पड़ता है कि गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जो गाड़ियां ठीक होंगी सिर्फ वही सड़कों पर आ सकती हैं। चिंची रिक्शाज, जिनसे बहुत से रोजगार वाबस्ता है गरीबों का, उसको बंद करने के लिए भी कहा गया था। मतलब हमने हर दौर में देखा, हर साल देखा, कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता रहा है, लेकिन अमल उस पर नहीं हुआ। जी दुरुस्त है, लेकिन मैं एक और चीज़ कहूँ, जहाँ ज़रूर रिक्शों में से धुआं निकलता है, मगर अगर आप साथ में बड़ी बड़ी ये SUV गाड़ियाँ जो पिकअप्स होती हैं, वीगोज़ होती हैं, इनका भी जो धुआं आपको नज़र नहीं आता, लेकिन इसकी शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और किमची का कम से कम नज़र आता है, इसका नज़र नहीं आता है। दे आर पोल्यूटिंग एज मच इफ़ नॉट मोर देन किमची रिक्शाज। और ये जो सारी फिर इन्फोर्समेंट होती है, अगर हम देखें, ये ज़्यादातर गरीब तबके पे असर पड़ रहा होता है। आप देखें, फार्मर्स को बंद किया जा रहा होता है या ब्रिक किल्न ओनर्स को बंद किया जा रहा होता है, लेकिन बड़ी गाड़ी चलाने वाले को या कोल फायर्ड सीमेंट प्लांट लगाने वाले को कोई कुछ नहीं कहता। ऐसा हुआ भी था कि जो ईंटों के भट्टे हैं उनको तकरीबन लास्ट ईयर तकरीबन 1 माह के लिए बंद किया गया था। ये कहा गया था कि चिंची रिक्शास को, लेकिन हकीकतन ये है कि अभी तक फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी गाड़ी से पूछें जो स्कूल कॉलेजेस के लिए जो वैन्स वगैरह यूज होती है, उनके पास होगा नहीं। डॉक्टर साहब की तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले राफी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर रहे हैं, हमारी कुव्वत मुदाफित को ये डैमेज कर रहा है स्मॉग।
अगर शुरू से बचपन से बात करें तो ये जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं उनको ये कितना डैमेज करेगी इस एनवायरनमेंट में, इस माहौल में? देखिए ये चीज़ तो तय है कि ये ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है, स्टंटिंग ग्रोथ होगी। हमारे पाकिस्तान में बच्चे इस वक्त जो है ना वो जनरली दुनिया के स्टैंडर्ड से बहुत कम है, स्टंटिंग ग्रोथ चल रही है पूरी कौम में। उसके कई वजूहात, मेंटली भी और फिजिकली भी। मेंटली भी, फिजिकली भी। ठीक। अच्छा, दूसरी जो एस्मा एक बीमारी है जो दमे जिसे कहते हैं, उसको भी ये प्रीडिस्पोज करता है कि अगर आप बचपन में आप एक्सपोज हों तो वो बच्चे जो स्मोक के साथ इन्फेक्टेड हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं एस्मा के। ओके। फिर जो बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसकी जो ग्रोथ है को जो इंट्रायूट्राइन उसमें भी कमी हो सकती है। ठीक। और इसके अलावा जो लंग की ग्रोथ होती है, जब बच्चा जूं बढ़ता है कि उसके जो फेफड़े हैं वो फैलते हैं, उनकी जो वो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, तो वो प्रॉपर एडल्ट वो नहीं हो पाते। तो उसका अर्थ ये भी है कि अगर वो बच्चा बड़ा बन के वो स्मोकिंग करेगा तो उसके लिए और ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। जब आप बचपन से निकल के आप एडल्ट एज में आ जाएं तो वो जो ग्रोथ जिसकी मैंने बात की है, हमारे यहाँ जो एक्सरसाइज में जो अब स्टेमिना जिसे कहते हैं वो नहीं बन पाता, उसकी वजह यह है कि उनकी लंग्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं है। तो वो उस तरह वो एक्सरसाइज वो नहीं कर सकते, वो उस तरह से वो compete भी नहीं कर सकते, दुनिया के काम भी नहीं कर सकते जैसे कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट में एक जो बच्चा जिसने ग्रो किया। फिर जैसे शुरू में बात हुई थी, इसके और बीमारियां भी हैं जिसमें सांस की बीमारियों के अलावा दिल की बीमारियां जो इसके अंदर बढ़ जाती हैं। कार्डियक इशू भी है। जी हाँ, कार्डियक इशू भी होते हैं और उसके बाद कैंसर भी बढ़ जाता है। अभी जहाँ बात हुई थी कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसमें कोई शक नहीं है वो कम हो जाती है। आपने WHO का जिक्र किया कि 2012 की रिपोर्ट के बारे में, नाउ द पोल्यूशन रिलेटेड जो सिकनेस इट हैज बिकम द 5th कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी द वर्ल्ड ओवर। तो इसको हम बिल्कुल आसानी से नहीं ले सकते। ये एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है पूरी दुनिया में। इस वक्त एक टॉप ऑफ द एजेंडा होता है किसी भी जो भी डेवलप्ड नेशन है उनमें इसको एक इशू को डिस्कस किया जाता है और उसके बारे में जो इक़दाम किए जाते हैं। हमारे यहाँ पहले से ही सांस की बीमारियाँ और दूसरी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इसकी वजह से ये मजीद इसमें जो इजाफा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके सोल्यूशन की तरफ भी आएंगे, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान का जो नंबर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वो है 167। ये बांग्लादेश और भूटान जैसे ममालिक से पाकिस्तान पीछे है और तकरीबन जो उम्र है एक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी की वो 65 बरस बताई जा रही है और तकरीबन 58 बच्चे जो हैं वो 1000 में से 58 बच्चे जो है वो सांस की बीमारियों में मुब्तला होते हैं क्योंकि एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो मेरे सामने है और ये रियलिटी भी है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद बोलेंगे और प्रोग्राम के लास्ट में डॉक्टर साहब क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एहतियाती तदाबीर तो हम स्टार्ट से ही डिस्कस कर रहे हैं क्या कुछ करना चाहिए और जो थ्योरीज बनी हुई हैं उसमें कितनी सदाकत है और कितनी नहीं, ये भी आपने बता दिया। लेकिन इस पोल्यूशन की वजह से हम जैसी जो खवातीन हैं, जो गर्ल्स हैं, जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, उनकी स्किन खराब हो रही है, स्किन के इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उनके लिए कोई रेमेडी? सबसे बेहतर रेमेडी ये है कि आप मास्क पहने, आपका चेहरा किसी हद तक महफूज रहेगा और दूसरा अवॉइड करें जब बहुत अगर कर सकें तो फिर उससे भी ज़्यादा बेहतर जो है कि हमारी एक ट्रेडिशन भी रही कि जब घर वापस आएँ तो अपने सारा अपना चेहरा, अपना पूरा चेहरे अपने जो वो वॉश करें, फेस वॉश करें। ठीक है, सबसे ज़रूरत है कि जो आपके जो डस्ट है, जो भी वो पार्टिकल्स हैं वो उसको आप क्लीन कर सकते। और अगर ये वायरल किसी को हो जाता है पोल्यूशन की वजह से, ये फ्लू और ये इस तरह से सांस की बीमारी होना, ये सब कुछ हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, इसका अपना कोई इलाज नहीं है। जो आपके ये जो आपके पार्टिकल्स अंदर चले गए, उन्होंने जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको इफेक्ट किया, वो एक मैकेनिकल एक प्रॉब्लम होता है जो उसको डैमेज कर देता है जाके। हमारे एस्केलेटर की तरह वो सीढ़ियाँ बने होते हैं जिनको ये डैमेज करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ी थी, इसमें आपने ही इंकशाफ किया है कि महकमा ज़राअत ने स्मोक पर काबू पाने के लिए कोई काबिल जिक्र इकदाम नहीं किए हैं। कमीशन भी आप बनाई गई है,
उसको चेयर भी आप कर रहे हैं। मुझे ये बताएगा अभी तक क्या इकदाम उठाए गए हैं आपकी जानिब से इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? ये जी इस हवाले से जो कोर्ट ने कमीशन बनाया था, उस कमीशन के तहत कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी, तो मैंने 2 मीटिंग्स ऑनलाइन की थी। चीफ सेक्रेटरी थे और सीनियर सेक्रेटरी बैठे थे और 30 के लगभग कोई डिप्टी कमिश्नर थे जिनसे मीटिंग की गई थी। और उसमें ज्यादातर जोर यही डाला गया था कि ये जो रिमेनिंग उसकी फसल की रिमेनिंग है और फसल को जो आग लगाते हैं सब उसको ये था कि उसको रोका जाए और उसके लिए FIR दर्ज की जाए। ठीक है, उसके लिए फिर डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी गई। तो लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो तकरीबन कोई जो हमें रिपोर्ट मिली है 5000 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे उन्होंने फसल की जो रिमेनिंग्स है उनको उन्होंने आग लगाई, लेकिन FIR उसके मुकाबले में ना होने के बराबर है। हालांकि गवर्नमेंट ने इनको वो जो मशीनरी है वो भी प्रोवाइड की है कि वो जो मशीनरी इनको प्रोवाइड की जाएगी जिसके बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं आते, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। ये अमल जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसके ऊपर अमल दरामद करवाना है कि अगर वो आग लगाते हैं तो उनको रोका जाए, अवेयरनेस भी दी जाए। लेकिन अवेयरनेस से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अवेयरनेस हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं करती। कुरैशी साहब, आपने कहा कि अभी तक आपने सिर्फ 2 मीटिंग्स की हैं, वो भी ऑनलाइन की हैं। ठीक है, वी अंडरस्टैंड कोरोना की वजह से ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन सर अभी जो है लाहौर के अंदर अगर पोल्यूशन की बात करें तो हम 7 मरतबा टॉप पोजीशन हासिल कर चुके हैं, चैंपियन बन गए हैं पोल्यूशन में। तो गवर्नमेंट लेवल पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं अभी की बात करें, क्योंकि लास्ट ईयर स्कूल्स भी बंद करने पड़े, भट्टे भी बंद किए, लेकिन अभी क्या इकदाम कर रहे हैं आप? नहीं, अभी देखिए जी फौरी तौर पर तो हमने ये किया था कि जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई थी कि ये जो गाड़ियां हैं ये जो धुआं छोड़ती हैं ये 43% स्मोक में कंट्रीब्यूट करती हैं। 43% जो ये एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उसने बताया था। उसके लिए अब हमने गाड़ियों को बंद किया, चलान उनके हजारों के हिसाब से चलान किए हैं। अब कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि गाड़ी जो धुआं देगी उसको 3 दिन के लिए बंद रखा जा सकेगा और 2000 रुपया फाइन होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम स्टेप है जो लिए जाए, उसके ऊपर सख्ती से अमल हो रहा है। उसके बाद ये जो भट्टे थे, भट्टों के ऊपर ये किया कि गवर्नमेंट ने अब इनको लोन देने भी शुरू किए हैं और उसमें जो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी थी वो भी इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अब जो भट्टे वाले मेरे पास भी आए थे, ये थोड़ी सी बात मैं बताना चाह रहा हूँ। भट्टे वाले जो उनकी यूनियन है वो मेरे पास आए थे, तो हमारा उनसे एक एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन चूंकि वो पहले हो चुका था जिसमें सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज भी शामिल थे, सेक्रेटरी लेबर भी थे और सारे एक एग्रीमेंट हो गया है कि वो 7 नवंबर से 2 माह के लिए भट्टे बंद कर। ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। सर अब लास्ट में, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत थोड़ा है, मुझे ये बताइएगा कि अवाम को मैसेज क्या है आपकी तरफ से कि क्या किया जाए जिससे हमारी जो पोल्यूशन है इसको कंट्रोल किया जा सके। अवाम आपके साथ क्या ताउन करे? ये देखिए जी, अवाम हमारे साथ यही तावन करे कि लाहौर शहर के अंदर ये जो धुआं देने वाली गाड़ियां हैं, ये जो लोग चलाते हैं वो गाड़ियों को ठीक कराएं कि उनका जो 43% कंट्रीब्यूट करते हैं उसके अंदर जो इजाफा करते हैं उसको ठीक किया जाए। फिर ये जो कूड़े को आग लगा दी जाती है, जो आमतौर पे जो गार्बेज पड़ा होता है उसको आग लगा देते हैं, उसको आग ना लगाएं। ये सारी चीजों को ये कंट्रोल किया जाए तो फिर कंट्रोल करेंगे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि लाहौर इस वक्त पहले दूसरे नंबर पे था, गुजरांवाला पहले नंबर पे था आपके टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, और अब लाहौर जो है वो काफी ऊपर जा रहा है। रात को बाहर निकल के देखे आपको नजर आती है स्मोक। सर हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनली है ये। बहुत शुक्रिया जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।